तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में तो स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परिवहन के। दोस्तों आज हम आपको परिवहन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको श्वसन, उससे पहले मैं बताया था जौप्रक्रम। तो दोस्तों ये जौप्रक्रम चैप्टर का ही टॉपिक है। परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, तीनों का मैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यदि आप मेरा वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सारे क्वेश्चन मेरे साथ ही आप याद करते चलिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में, पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। माने खाद्य पदार्थ कौन एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम। पहला ऑप्शन है हमारा जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम और तीसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली और चौथा ऑप्शन है कार्टेक्स द्वारा। मैंने इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्लोएम उत्तक। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में और एक कोशिकीय पौधे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा कि चालनी नलिकाएं कोशिकाएं फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। इसका आंसर भी हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है अवशोषण, दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है परिवहन। इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन, यानी कि जल का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाली दाब को क्या कहते हैं। प्रासरण दाब, विसरण दाब, अस्फीति दाब, मूल दाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए इसका आंसर हम जानते हैं मूल दाब हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा, मूल दाब। अब एक एक बार क्वेश्चन पे ध्यान देते जाइएगा, सामने मेरे साथ आपको याद करते जाना है। ठीक है, इसमें से यदि क्वेश्चन है तो आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि खनिज लवणों का अवशोषण पौधों किस रूप में करते हैं। खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं। अणु के रूप में, यौगिक के रूप में, आयन के रूप में और इनमें से सभी के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आइए इसका हम आंसर समझते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा आयन के रूप में। किसके रूप में? आयन के रूप में। याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं हम कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार से कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। मतलब अपने भार की, इतना उसका भार है, उसे कई गुना जल वाष्पोत्सर्जित कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है इस पर। इसका आंसर क्या होगा, तो 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना और 10,000 गुना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 100 गुना जल वाष्पित करता है, यानी 100 गुना, अपने भार के 100 गुना जल पूरे जीवन में वाष्पित कर देता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किधर किधर से होता है। खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किधर किधर से होता है। ऑप्शन हमारा है तना से पत्तियों की ओर, तना से पत्तियों की ओर, तना से जड़ की ओर, जड़ से तना की ओर, अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि दोस्तों इसका आंसर होगा कि अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कि जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिका होती है। जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिका होती है। मृत कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं, कभी जीवित तो कभी मृत कोशिकाएं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए हम इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा मृत कोशिकाएं। जाइलम वाहिकाएं क्या होती है, मृत कोशिकाएं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि चालनी पट कहाँ अवस्थित रहता है। चालनी पट कहाँ अवस्थित रहता है। जाइलम वाहिकाओं के बीच, मार्ग कोशिकाओं के बीच,
चालनी नालिकाओं के बीच मूल रोम में। कहाँ होता है दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा चालनी नालिकाओं के बीच। ठीक है, चलिए इसका आंसर ग नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि क्या खाद्य पदार्थ का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? नहीं, हाँ, कभी कभी होता है, खास परिस्थितियों में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यानी कि क्या खाद्य पदार्थ का फ्लोएम से होने वाला स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? तो यस, हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल ऊपर की ओर। क्या हो जाएगा? केवल ऊपर की ओर। याद रहेगा ना, केवल ऊपर की ओर। अगला है रक्त है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि रक्त क्या है। रक्त है तरल संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और एडिपोज ऊतक। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा रक्त है तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? प्रोटीन की, अकार्बनिक लवण की, ग्लूकोज वसा की और जल की। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, जल की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जल की। अगला है सीरम कहलाता है। सीरम क्या है? फाइब्रोनोजिन सहित प्लाज्मा, फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा, प्रोथाम्बिन रहित प्लाज्मा और प्रोथाम्बिन सहित प्लाज्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर कि निम्नलिखित कौन हृदय गति के द्वारा हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है? ऑप्शन है हमारा पेरिकार्डियल गुहा, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल द्रव, कार्डियक पेशी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेरिकार्डियल द्रव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियल द्रव। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि मैमेलिया वर्ग के जंतु के हृदय में कितने वेशम होते हैं? मैमेलिया वर्ग के जंतु के हृदय में कितने वेशम होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 4, यानी कि हृदय में कितने जंतु होते हैं? 4। अगला, हृदय में कितने वेशम होते हैं? 4। ठीक है, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? बाएं अलिंद के, दाया अलिंद के, बाया नीलय के, दाया नीलय के। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बाया नीलय की। बाया नीलय की दीवार मोटी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? दाया अलिंद नीले छिद्र पर, बाया अलिंद नीले छिद्र पर, फुफ्फुस चाप पर, दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनी पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका दाएं अलिंद नीले छिद्र पर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाएं अलिंद नीले छिद्र पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं कहाँ खुलती है? बाया नीले में, दाया नीले में, बाया अलिंद पर, दाया अलिंद पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दाया अलिंद में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दाया अलिंद में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ऐसे नोड है पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इसका ए, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और कंकाल ऊतक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा तंत्रिका ऊतक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। चलिए दोस्तों, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस धमनी में, शिराएं में और सिरिकाएं में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा
फुफ्फुस शिरा में। क्या हो जाएगा? फुफ्फुस शिरा में। ठीक है, अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? हृदयघात, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन और सिस्टोलिक प्रेशर। तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसे क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन हमारा कि उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन सा तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है? उत्सर्जी तंत्र, रक्त परिवहनी तंत्र, श्वसन तंत्र और जनन तंत्र। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा रक्त परिवहन तंत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त परिवहन तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना % होता है? 25%, 35%, 55% और 75%। 75% क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 55%। कितना हो जाएगा? 55%। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर कि इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन रक्त को थक्का कर देता है? लाल रक्त कोशिकाएं, फाइब्रिनोजिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लसिका। तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? लाल रक्तिका कोशिका, फाइब्रिनोजिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन और लसिका। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा फाइब्रिनोजिन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजिन। मतलब रक्त के में उपस्थिति के कारण रक्त थक्का हो जाता है। ठीक है, इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, हिप्रेनिन के कारण, प्रोथाम्बिन के कारण, फाइब्रिनोजिन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका होगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है हिपेरिन, फाइब्रिनोजिन, प्रोथाम्बिन और हीमोग्लोबिन। यह क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का वाहक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, इसका ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन यानी ब्लड करता है। ठीक है, अगला हमारा फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है? बायां नीले से, दायां नीले से, बायां अलिंद से और दायां अलिंद से। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा दायां नीले से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दायां नीले से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन 29 हमारा कि द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? बायां अलिंद नीले छिद्र पर, दायां अलिंद नीले छिद्र पर, फुफ्फुस चाप पर और अंतरा अलिंद भित्ति पर। इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा बायां अलिंद नीले छिद्र पर। क्या हो जाएगा? बायां अलिंद नीले छिद्र पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलती है? महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलती है? दायां अलिंद से, बायां अलिंद से, दायां नीले से, बायां नीले से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बायां नीले से। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, बायां नीले से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर है सिस्टॉल और डायस्टॉल हृदय चक्र, गुणन परिवहन। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, हृदय चक्र इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय से, यानी हृदय में रक्त जगह हृदय चक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका रक्तचाप कितना होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हमारा है कि 80/120, 120/80, 160/100 और 100 से 160। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 120 ले 80 होना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति का। चलिए आइए और कुछ क्वेश्चन उसे भी हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन होता है। ऑप्शन है हमारा ए पराचरण द्वारा,
ऑप्शन बी है चालनी नालिकाओं के द्वारा, ऑप्शन सी है विसरण द्वारा, एंड ऑप्शन डी है जाइलम वाहिकाओं के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा विसरण के द्वारा। याद रखिए क्या आंसर हो जाएगा, विसरण के द्वारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी में घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी में घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण कैसे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जाइलम नालिकाओं के द्वारा। क्या हो जाएगा, जाइलम नालिकाओं के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, ग्लूकोज के द्वारा, सुक्रोज के द्वारा, स्टार्च के द्वारा, एंड प्रोटीन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सुक्रोज के द्वारा। क्या हो जाएगा, सुक्रोज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, केवल ऊपर की ओर। क्या हो जाएगा, केवल नीचे, ऊपर और नीचे दोनों ओर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया, मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है, कार्टेक्स के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, मूल रोम के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा जाइलम के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा, जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। क्या अभी आपको बताया हम वहां पर कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है, धमनियां, शिराएं, अलिंद और नीले। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा धमनिया। क्या कहलाती है, धमनिया। याद रखिए धमनिया हमारे रक्त को एक स्तन दूसरे स्तन तक ले जाती है। हृदय में वेशमों का शिथिलन कहलाता है। हृदय में वेशमों का शिथिलन कहलाता है सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन और तल बंद संकुचन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायस्टोल। क्या हो जाएगा, डायस्टोल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा इस वीडियो में इतना क्वेश्चन था किससे, परिवहन से संबंधित। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया होगा। यदि नहीं हुआ होगा तो एक बार प्लीज आप वीडियो को देख लीजिए और प्रयास कीजिए कि वीडियो को अच्छे से ध्यान पूर्वक देखें। अब एकत्र कहीं एकांत जगह में आप इसे देख लीजिए ताकि आपको एक बार सुनने के बाद यह सारे क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ मैं भी इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं अगले चैप्टर उत्सर्जन को लेकर। ठीक है, उत्सर्जन का मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद हम नियंत्रण और समन्वय और इसके बाद कुछ आगे जीवजनन कैसे करते हैं ये मैं 2 दिन में डाल दूंगा। कल मेरा 2 वीडियो आ जाएगा और आज मेरा ये 1 या 2 वीडियो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ